आपका कॉन्फिडेंस सही है। इन्होंने जो सोचा, इनको पता था मैं कर लूँगा। इनके नसीब की मेरा कारोबार मतलब 40% कोविड में ऊपर गया है। देखिए, जब सबसे पहले तो हम अगर किसी का भला सोचते हैं तो हमारा भला ऑटोमेटिक होता है। सबसे पहले तो हमें ये सोचना चाहिए। बिल्कुल। हम सोचते हैं कि शायद हमने बचा लिया। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाज़ी। मेरे साथ मौजूद आज एक और नया चेहरा। आप अक्सर कहते रहते हैं कि कौन आते रहते, कौन नहीं आते रहते, तो आप अपना तारुफ ही खुद कराएंगे कि कौन है, क्या करती हैं और क्या इनकी सोच है, क्या इनका एम है, क्या इनका मकसद है। छोटा सा अपना एक तारुफ करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इरमा खान है और इरम भी मुझे कहते हैं और मेरा ताल्लुक़ ही जर्नलिज़म से ही है और मैं छोटी मोटी ब्लॉगिंग भी करती रहती हूँ। इसके अलावा एक चैनल से वाबस्ता रही। आजकल थोड़ा मूड चेंज करा कि थोड़ा लाइफ में सब कुछ कर लेना चाहिए, तो बैंकिंग की तरफ थोड़ा सा जो है सोचा कि क्यों ना ये जॉब भी की जाए, तो थोड़ा बैंकिंग सेक्टर की तरफ आई और लाइफ की हर वो चीज़ मैंने की जो कि मेरी एजुकेशन के बरक्स थी। मैंने टीचिंग भी की, मैंने जो है मतलब जो मुझे मिला, जो वो ना नहीं थी, तो ऑलवेज़ हमेशा जो है नए एक्सपीरियंस ज़िंदगी के किए, नए तजर्बात किए। और एजुकेशन कहाँ तक की? मैं मास्टर्स हूँ मास कम्युनिकेशन में, जर्नलिस्ट हूँ, जर्नलिज़म मैंने पढ़ी है और मेरा तालीम भी वही है और मेरा शौक़ भी वही है। वीडियो देखते हैं फिर उस पर बात गपशप करते हैं। एक सवाल मैं पूछूंगा अगर याद रहा मुझे। जी। क्या यहाँ पर आज़ादी सहाफ़त है या नहीं है? वीडियो देखने के बाद ये डिस्कस करते हैं। चलिए, आप और मैं आपस में आज़ादी सहाफ़त कर सकते हैं, अदरवाइज़ मेरे ख्याल से नहीं। अच्छा, मतलब एक पब्लिक गैदरिंग होती है तो वहाँ पर तो खुल के लोग बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन वैसे मतलब है कि मैं कह रही हूँ ना, है। हाँ नहीं, हमारा जो मुल्क पाकिस्तान है, उस पाकिस्तान में हम उस तरह से खुल के सहाफ़त नहीं कर सकते। अभी लास्ट ही एक हमारे नाम में ले सकती हूँ आपके मुजाहिदुद्दीन है, हमारे जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कुछ बिल्कुल सच्चाई जो है वो बताई और उनको मारा पीटा। इवन के पूरा उनका फेस वगैरह सारा ब्रस्ट कर दिया था मार पीट से। तो यहाँ पर गुंडागर्दी ज़्यादा है, झूठ ज़्यादा है, फरेब ज़्यादा है। सच के लिए आवाज़ हम नहीं उठा सकते। जहाँ आप सच के लिए आवाज़ उठाओगे, आप खड़े हो जाओगे, वहीं पर प्रेशर डेवलप हो जाएगा, वहीं पर आपको प्रेशर में ले लिया जाएगा। फिर हमारी फैमिली क्या कहेगी? चुप हो जाओ। अच्छा, कुछ मजबूरियाँ भी फिर आ जाती हैं इंसान की, फैमिली के हाथ में, बच्चों के हाथ में। तो वीडियो देखते हैं फिर उसके बाद करते हैं गपशप। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो का टाइटल है रतन टाटा, टाटा ग्रुप, बायोग्राफी ऑफ रतन टाटा, केस स्टडी। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मिस्टर रतन टाटा, एक नाम जो भारत की आन बान शान और बिजनेस का भगवान है। बाकी बिजनेसमैन ने बिजनेस किया ये देख के कि कौन सा सेक्टर अच्छा, कौन सा प्रोडक्ट अच्छा, किसमें माल बनेगा, किसमें पैसा बनेगा। रतन टाटा जी ने बिजनेस किया ये सोच के ऐसा क्या काम करूं जिसकी देश को जरूरत है, कौन सा प्रोडक्ट, कौन सी इंडस्ट्री में जाऊं जिससे देश का भला हो। बाकी बिजनेसमैन अपना बैंक बैलेंस और नेटवर्थ बढ़ाने की रेस में रहे और रतन टाटा जी रहे भारत का मान सम्मान बढ़ाने की रेस में। आज की वीडियो श्री रतन टाटा जी को समर्पित है, जो कि उन्होंने भारत के बिजनेस जगत में और समाज में किया। रतन टाटा जी ग्रुप के चेयरमैन बने 1991 में। तब टाटा ग्रुप के पास टोटल 95 कंपनियां थी और हर कंपनी अलग अलग सेक्टर में काम कर रही थी। इनमें कोई एकता नहीं थी, सब अपनी अपनी धुन में चल रहे थे, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी और पूरा फोकस इंडियन मार्केट पे था, बाहर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। ग्रुप का रेवेन्यू मात्र 14,000 करोड़ रुपए और मार्केट कैपिटलाइजेशन मात्र 30,000 करोड़ रुपए। फिर रतन टाटा जी जब सीन में एंटर हुए और 2012 में रिटायर हुए, तब तक वो क्या कर चुके थे ये सुनिए। जो टाटा ग्रुप की छोटी छोटी कंपनियां थी, अपनी मनमानी कर रही थी, सबको एक करके सेंट्रलाइज कर दिया। जहां फोकस सिर्फ इंडियन मार्केट पे था, फॉरेन मार्केट पे फोकस किया और आज टाटा ग्रुप का 60% रेवेन्यू विदेशों से आता है। टाटा ग्रुप ब्रिटेन का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है, यानी वो देश जिसने कभी भारत पे राज किया था, वहां पे हम राज कर रहे हैं। सबसे ज्यादा नौकरियां हम देते हैं रतन टाटा जी के पीछे। ब्रिटेन के बड़े बड़े ब्रांड, चाहे वो टेटली हो, चाहे जगुआर हो, चाहे लैंड रोवर हो, चाहे कोरस हो, सब खरीद डाला। देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी TCS उन्हीं की निगरानी में लिस्ट हुई थी। जब उन्होंने ज्वाइन किया, सेल थी मात्र 14,000 करोड़। जब वो रिटायर हुए तो सेल कर गए थे 5.25 लाख करोड़। जब उन्होंने ज्वाइन किया, मार्केट कैप 30,000 करोड़ था। आज की रेट में टाटा ग्रुप देश का सबसे बड़ा ग्रुप है, 25 लाख करोड़ मार्केट कैप के साथ। पर उन्होंने ये किया कैसे, उनकी क्या लेगेसी रही इंडिया और वर्ल्ड में। और ये तो रही बिजनेस की बात। बिजनेस के अलावा पर्सनल जिंदगी में कैसे थे, उससे रिलेटेड कुछ किस्से
किस्से, कुछ कहानियां जो चैरिटी करते थे, जो हम्बल थे, उसके किस्से सुनेंगे इस वीडियो में। अगर आप श्री रतन टाटा जी से प्यार करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि मैं चाहता हूं कि रतन टाटा जी आज हमारे बीच जब नहीं रहे और उन पे मैं एक वीडियो कर रहा हूं, तो ये मेरी वीडियो मेरे चैनल के आज तक जितनी भी 500-600 वीडियो गई है, उन वीडियो में सबसे मोस्ट लाइक वीडियो होनी चाहिए। और ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात होगी कि मेरे चैनल का सबसे लाइक वीडियो रतन टाटा जी के बारे में है। वीडियो को लाइक जरूर करना, ये रतन टाटा जी के एक फैन की बाकी फैन से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट। रतन टाटा जी के पूरे जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं को एक बार देखते हैं। तो जनता जनार्दन की जय बोलते हुए करते हैं भारत के सबसे महान व्यक्तित्व के जीवनी की शुरुआत की कौन कौन से इंपॉर्टेंट पल में क्या क्या चीजें हुई। रतन टाटा जी का जन्म हुआ था 1937 में। उनके माता पिता के बीच में भाई साहब डिवोर्स हो गया, तो उनको अपना बचपन दादी के साथ बिताना पड़ा। 1955 में मात्र 17 साल की उम्र में वो यूएस चले गए कॉर्नेल यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए। 1962 में उनकी ग्रेजुएशन डिग्री पूरी हुई आर्किटेक्ट की। रतन टाटा जी डिग्री से एक आर्किटेक्ट थे। उस समय उनका मन था कि यार यूएस की लाइफस्टाइल ठीक है, वहीं सेटल हो जाते हैं, लेकिन दादी ने उनको बचपन से पाला था। दादी की तबियत खराब हुई, दादी ने पुकारा, एक बार में चले आए। अब ऑडियंस को मैं बता दूं, ऐसा नहीं था कि रतन टाटा जी में जो जेआरडी टाटा है उनके ब्लड रिलेशन में थे, या उनको पता था कि यार टाटा ग्रुप का जो उत्तराधिकारी मैं ही हूं, मैं ही राजकुमार हूं, नहीं। और उन्होंने ऐसा करने का क्लेम भी नहीं किया। उन्होंने अपने हिसाब से अपना काम कर रहे थे। आईबीएम से उनको ऑफर मिला और वो आईबीएम में नौकरी करने की सोच रहे थे। जेआरडी टाटा की महानता थी, उन्होंने कहा नहीं यार, तुम तो टाटा ग्रुप से कहीं ना कहीं जुड़े हो, प्लीज ज्वाइन, और टाटा जब तक इंडिया में रहोगे टाटा ग्रुप में ही काम करोगे। 1963 में जब वो 26 साल की उम्र थे, विधिवत रूप से टाटा ग्रुप में एंट्री की। तो सबसे पहले टाटा ग्रुप में जब एंटर हुए, 6 महीना उन्होंने टाटा मोटर में ट्रेनिंग की। उसके बाद चले गए टिस्को, जो आज की डेट में टाटा स्टील नाम से जानी जाती है, 6 महीना वहां ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग के बाद वही टाटा स्टील में एक टेक्निकल ऑफिसर की हैसियत से उन्होंने ज्वाइन किया, काम चालू किया। 1969 में 4 साल बाद वो ऑस्ट्रेलिया चले गए ग्रुप का रिप्रेजेंट करने, कि टाटा ग्रुप का एक मेंबर चाहिए था, तो ऑस्ट्रेलिया गए और टाटा ग्रुप का प्रतिनिधित्व किया। 1970 में कुछ समय के लिए उन्होंने टीसीएस में भी काम किया था। 1971 में उनको नेल्को का डायरेक्टर बनाया गया। नेल्को एक तरह की लॉस मेकिंग फर्म थी और टाटा ग्रुप ने उम्मीद छोड़ दी थी कि इसमें कुछ हो सकता है, पर रतन टाटा जी ने उसको भी ट्रांसफॉर्म किया और कंपनी को बदल दिया, और वहां जेआरडी टाटा को दिखा रहे यार इस लड़के में कुछ बात है। नेल्को की सफलता के बाद 1971 में टाटा सन्स, जो उनकी प्राइमरी कंपनी है, उसमें इनको डायरेक्टर बनाया गया। 1975 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस मैनेजमेंट का प्रोग्राम किया। 1981 में बने टाटा इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर, और वहां पे इन्होंने क्या किया, टाटा ग्रुप का जो थिंक टैंक है, जो प्लान करता है कि अब किस नए सेक्टर में आना, अब क्या करना चाहिए और हाईटेक बिजनेस में घुसना, इन्होंने नींव रखी थी उसकी 1981 में। 1983 में इन्होंने लॉन्च किया टाटा सॉल्ट, जो देश का नमक है, वो देश के हमारे लाल ने लॉन्च किया था। 1986 में एयर इंडिया के चेयरमैन बने कुछ समय के लिए, और फाइनली 25 मार्च 1991 को इनको टाटा ग्रुप के अधिकृत रूप से चेयरमैन बन गए। और ये डेट मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि 24 मार्च को मेरा भी बर्थडे है। यानी जब मैं 2 साल 1 दिन का था, तब रतन टाटा जी टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने थे। एक कोइंसिडेंस बताता हूं, इसी के 10 दिन बाद 4 अप्रैल 1991 को आनंद महिंद्रा जी महिंद्रा ग्रुप में एंटर हुए थे। अब आप बोलेंगे राहुल जी देखो राजगद्दी पे बैठ गए राजकुमार। सर जी 1991 इस पीरियड को समझना, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। सबसे पहले बात करते हैं एक्सटर्नल हाहाकार की। एक्सटर्नल मतलब उस समय देश की इकोनॉमी खुली थी। देखो 91 के पहले देश की इकोनॉमी बंद थी, तो क्या था, लाइसेंस राज था, कि अच्छा हर प्रोडक्ट बनाने का हर कंपनी को लाइसेंस मिला हुआ था, कि अच्छा ये आदमी ये बनाएगा, ये आदमी ये बनाएगा, कुछ भी बना ले, कैसा भी बना ले, किसी भी रेट पे बेचे, माल तो बिक ही रहा था। तो उस समय टेंशन नहीं थी, कंपटीशन नहीं था, और सब अपना काम राजी खुशी कर रहे थे। 1991 में जब अर्थव्यवस्था खुल गई, तो विदेशी कॉम्पिटिटर भी आए और देसी लोगों को भी खुला मैदान मिल गया। उस समय 91 के पहले जितने भी पुराने ग्रुप थे जो फल फूल रहे थे, 91 के बाद सब साफ हो गए, आप नाम ही नहीं सुनते। आप नाम टाटा ग्रुप का इसलिए सुन रहे हो, महिंद्रा ग्रुप का इसलिए सुन रहे हो, बिरला ग्रुप का इसलिए सुन रहे हो, बजाज ग्रुप का इसलिए सुन रहे हो, क्योंकि इन 4 के जो लीडर थे विजनरी थे, इन्होंने ग्रुप को संभाल लिया। उस समय 91 के पहले इनके आसपास के जो थे सब चले गए काल के काल में। तो इन 4 लीडर ने देश को संभाल लिया। ये तो था एक्सटर्नल, क्योंकि उस समय विदेशी कंपनियों से भी लड़ना था और बाकी सबसे भी लड़ना था, और मैदान खुल गया था। इंटरनल चैलेंज तो और खतरनाक था। इंटरनल चैलेंज ये था कि साहब उस समय टाटा ग्रुप की अलग अलग कंपनियां थी, 95 कंपनियां मैंने आपको बताया। हर कंपनी में एक ना एक ऐसा बंदा बैठा था जो उस कंपनी को अपने हिसाब से चला रहा था। टाटा ग्रुप से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि इनके पहले जो बॉस थे वो थे
जे.आर.डी. टाटा का व्यक्तित्व इतना भारी था कि उनकी आवाज में दम था। एक बार फोन लगा दिया, एक बार बात कह दी तो आदमी इधर उधर हिल नहीं सकता था। लेकिन जब वो चेयरमैन रहे तो हर आदमी अपनी अपनी मनमानी करने लग गया। जब रतन टाटा जी भी बने तो एक रूसी मोदी करके थे, उनका मानना था कि शायद वो चेयरमैन बनते, तो उन्होंने बहुत ज्यादा विद्रोह कर दिया। तो इंटरनली इनको विद्रोह का सामना करना पड़ा। इन्होंने इस विद्रोह को पूरा कंट्रोल करते हुए पुराने जो व्यक्ति इस तरह की तानाशाही कर रहे थे उनको सबको हटाया। रिटायरमेंट की एज नहीं थी, कोई भी आदमी जब तक जिंदा है तब तक काम कर रहा था। रिटायरमेंट की एज डाली, नए टैलेंट के लिए जगह बनाई। बाकी सब ग्रुप की कंपनीज में अपने हल्के हल्के स्टेक्स बढ़ाए और टाटा सन्स जो उसकी चेयरमैन कंपनी थी उसका दबदबा बढ़ाया ताकि कोई कंपनी इधर उधर ना निकले। अगर रतन टाटा जी 1991 में ज्वाइन नहीं करते, 2000 तक आते आते टाटा ग्रुप की 20-30 कंपनियां अलग अलग डायरेक्शन में चली जाती बिना टाटा ग्रुप के कंट्रोल के। उस समय जितनी भी कंपनियां थी सबका फोकस ये था इंडिया में काम करो, इंडिया में काम करो। इन्होंने कहा वाई इंडिया में तो काम करना है, पर इंडियन कंपनी बाहर जाके अपना डंका कैसे बजाएगी, उस पे इन्होंने प्रयास चालू किया और शुरुआत की सन 2000 से। सन 2000 में इन्होंने टेटली जो कि एक ब्रिटिश ब्रांड था उसको खरीद लिया। तहलका मच गया पूरे भारत में और विश्व में कि एक इंडियन कंपनी बाहर जाके विदेशी कंपनी को खरीद ली, वो भी खुद से बड़ी। टाटा टी ने खरीदा, टाटा टी छोटी कंपनी थी, टेटली बड़ी कंपनी थी, तो छोटी कंपनी ने बड़ी कंपनी खरीद लिया और इंडिया ने ब्रिटिश कंपनी को खरीद लिया। तो भाई साहब एक तो बाजार में हल्ला मच गया कि ये क्या हो गया, और इनको देख के बाकी बिजनेस में कॉन्फिडेंस आया कि यस हम भी बाहर जा सकते हैं, हम भी बाहर अपना बिजनेस फैला सकते हैं, हम भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हम भी ब्रांड खरीद सकते हैं। तो ये जो शुरुआत है ना इंडियन कंपनी की डोमिनेंस की, फियरलेस होने की, निडर होने की, ये रतन टाटा जी की देन है। उसी साल सन 2000 में इनको मिला पद्म भूषण जो कि भारत का तीसरा सबसे बड़ा सम्मान है। 2004 में ये लेके आया टीसीएस का आईपीओ। टीसीएस में आया था 1970 में इन्होंने काम किया था, इनको पता तो था कंपनी क्या है उसका। उस समय इन्होंने आईपीओ किया और आज की डेट में टीसीएस देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। टाटा ग्रुप की जितनी भी कंपनियां हैं उनमें 90% प्रॉफिट अकेली टीसीएस देती है। 2006 में लॉन्च किया डीटीएच सर्विस टाटा स्काई। 2008 में भाई साहब इन्होंने फिर एक बार दांव खेला, जगुआर को खरीदा, लैंड रोवर को खरीदा और उसी साल उनको भारत का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान पद्म विभूषण मिला। 2012 में एज अ चेयरमैन उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया और साइरस मिस्त्री को अपना उत्तराधिकारी अपॉइंट कर दिया। से हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं, 2000 में इनको मिला पद्म भूषण जो कि तीसरा सबसे बड़ा सम्मान था। 2008 में मिला इनको पद्म विभूषण जो कि दूसरा सबसे बड़े सम्मान था, लेकिन ये हकदार हैं देश के सबसे बड़े सम्मान भारत रत्न के। तो वैसे अभी खबरें आ रही है कि महाराष्ट्र सरकार ने थोड़ी प्रयास कर दिया है, प्रपोजल कर दिया है। सरकार पे कंटिन्यूस दबाव बनाना जरूरी है। तो मेरी आप जितने भी रतन टाटा जी के फैन प्रशंसक हैं उनकी दिल से इज्जत करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है अपन ट्रेंड करते हैं हैशटैग भारत रत्न फॉर रतन टाटा। मैंने आपको हैशटैग दिखा दिया है स्क्रीन पे, एडिटर साहब दिखा देना। आप सब जने भाई साहब इसको ट्रेंड करेंगे। आज के पहले अपन ने बीएसएनएल पे एक ट्रेंड चलाया था जो कि नेशनल लेवल पे गूंजा था और ये ट्रेंड उससे ज़्यादा गूंजना चाहिए। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। और मैं मेरे जितने भी फेलो यूट्यूबर्स हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, नहीं भी देख रहे हैं, मैं पर्सनली उनको मैसेज करूंगा और रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी रील के जरिए एक मिनट की रील बनाए इस ट्रेंड पे और इसको नेशनल लेवल पे ट्रेंड करवाना है। अगर हम बात करें रतन टाटा जी के अदर अचीवमेंट के बारे में, मैंने कहा ना भारत देश को अगर किसी चीज़ की जरूरत होती है सबसे पहले टाटा ग्रुप आता है। तो आज की डेट में हमको पता है कि अगर वर्ल्ड लेवल पे टेक्नोलॉजी में आगे जाना है तो हमको चाहिए भाई साहब चिप, सेमीकंडक्टर चिप। पर उसका प्लांट में भाई साहब एक्सपर्टीज बहुत लगती है, पैसा बहुत लगता है, रिस्क बहुत लगता है, हर कोई रिस्क ले नहीं सकता। रतन टाटा जी आ गया है, टाटा ग्रुप आ गया है और आज सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में सबसे बड़ा काम रतन टाटा जी का टाटा ग्रुप ही कर रहा है। आज की डेट में हर कंपनी कह रही है हम भाई साहब इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये प्रेरणा, ये इंस्पिरेशन, उसकी शुरुआत रतन टाटा जी ने की थी। 60% रेवेन्यू टाटा ग्रुप का इंडिया के बाहर से लाके। अपन बात करते हैं चैरिटी की। जब भी एक अमीर व्यक्तियों की लिस्ट आती है उसमें बाकी सबका नाम आता है, अंबानी आता है, अडानी आता है, बजाज आता है, पूनावाला आता है, सब आता है। रतन टाटा जी का नाम उस लिस्ट में नहीं आता। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि वो अब टाटा ग्रुप के सबसे बड़े शेयर होल्डर नहीं है। टाटा ग्रुप के जो सबसे बड़े शेयर होल्डर है वो है टाटा ट्रस्ट। यानी इस टाटा ग्रुप जितना भी पैसा कमाता है उसका डिविडेंड जाता है टाटा सन्स में, और टाटा सन्स का जितना भी पैसा आता है उसका सबसे बड़ा शेयर होल्डर है टाटा ट्रस्ट, और वो पूरा पैसा समाज सेवा पे खर्च होता है। तो टेक्निकली देखा जाए तो टाटा ग्रुप में जो ओनर है वो ट्रस्ट है, कोई व्यक्ति नहीं। रतन टाटा जी ने कोरोना से फाइट के लिए 500 करोड़ रुपए का दान दिया था। 2008 में जब ताज पे अटैक हुआ था, कोई और प्लेयर होता तो कहता जी भैया दूर रहो, यहाँ पे आतंकवादी, हम सेफ रहे। रतन टाटा जी उस समय सड़क पे खड़े रहे थे। जब तक आतंकवादी रहे थे और ऑपरेशन चल रहा था, रतन टाटा जी खुद वहां पे पूरी स्थिति को मॉनिटर कर रहे थे और वहां पे जो भी व्यक्ति जख्मी हुआ, जिसको भी ट्रॉमा हुआ, चाहे वो होटल का बंदा था या होटल के आसपास वाला या कोई भी XYZ, सबके लिए आज तक भी वो सर्विसेज चला रहे हैं। उसके लिए अलग से ताज पब्लिक सर्विस
भी ट्रस्ट बनाया है जो कि होटल और उसके आसपास के जो व्यक्ति हैं उनकी सेवा के लिए आज भी काम कर रहा है। अगर आपका घर हो 1000, 2000, 5000 करोड़ का या ऑफिस हो, इतने महंगे घर ऑफिस में अगर कोई आवारा कुत्ता आ जाए तो आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे अरे सर मैं गार्ड रखूंगा, मैं भगा दूंगा उसको, ये कर दूंगा। रतन टाटा जी ने एक बार बॉम्बे हाउस में देखा यार आवारा कुत्ते घूम रहे हैं, तो उन्होंने कहा अरे यार ये बेचारे कहाँ खाते होंगे। उन्होंने बॉम्बे हाउस में अलग से व्यवस्था कराई है कि जहाँ पे आवारा कुत्तों के लिए एक जगह बनाई है कि यहाँ पे आके वो रह सकते हैं, उनके खाने की व्यवस्था वो करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अजी साहब बिजनेस में अगर बड़ा बनना है तो भैया स्मोकिंग करनी पड़ती है, शराब पीनी पड़ती है, पार्टियों में जाना पड़ता है। देश का सबसे सम्मानीय व्यक्ति और देश के सबसे बड़े ग्रुप को बनाने वाला खुद कभी स्मोकिंग नहीं की, कभी ड्रिंकिंग नहीं की, वो सिंपल टी टोटलर थे। इनकी डॉग रिलेटेड एक स्टोरी और भी है। इनको जब ब्रिटेन की महारानी ने बुलाया कि तुमको सर रतन टाटा जी की उपाधि देंगे, उस दिन पर्टिकुलर डे जब सम्मान होने वाला था ये वहाँ पहुंचे नहीं। तो पता पड़ा क्यों नहीं पहुंचे, तो पता चला इनके एक डॉग की तबीयत खराब थी। इन्होंने कहा इसका ध्यान रखना जरूरी है, अवार्ड तो आते जाते रहते हैं। तो एक सिंपल डॉग की सेवा करने के लिए ब्रिटेन का अवार्ड ठुकरा दे, वो है रतन टाटा। रतन टाटा जी बिजनेस के भगवान है और वो मैं हमेशा कहता हूँ। और उसका एक प्रूफ और है, एक जो MCA सरकारी संस्था है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जो इस पे प्लान करती है कि भैया जो कंपनीज हैं इनका काम वो देखती है, उसको डिजिटलाइज करने का प्रपोजल आया। वो प्रपोजल दिया गया TCS को। तो TCS ने एक प्रपोजल दिया कि DIN नंबर इशू करेंगे, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। जो भी व्यक्ति प्राइवेट लिमिटेड में है उस सबके पास DIN है। देश का सबसे पहला DIN जो कि 00001 है, रतन टाटा जी के नाम पे है। अब किस्से कहानी तो और भी है क्योंकि रतन टाटा जी का व्यक्तित्व ही इतना बड़ा था, लेकिन अभी इस वीडियो को अपन यहीं विराम देते हैं। तो रतन टाटा जी के प्रति आपका जो प्यार सम्मान था, जो भी आपको शब्दों में पिरो के कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, वहां कीजिए। मैं कोशिश करूंगा हर कमेंट को पर्सनली पढूं और लाइक करूं। और वो हैशटैग चलाना मत भूलना, भारत रत्न फॉर रतन टाटा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जनाब ये थे रतन टाटा। इनके बारे में बेशुमार मैंने वीडियोस देखी, इन्होंने बताया नहीं इस वीडियो में। जितना भी रेवेन्यू होता है टाटा ट्रस्ट में जाता है, यानी यूँ समझ लें कि आम कैलकुलेशन के हिसाब से बताया गया है कि इनकी टोटल इनकम का 66% डोनेशन होती है। इनके अपने इदारे हैं, इनके अपने ट्रस्ट हैं, तो इनकी सारी इनकम, अगर जैसे अभी हम सुनते हैं ना अंबानी, अडानी, वो इंडिया के अमीर तरीन लोग हैं। अभी उनकी शादी की भी काफ़ी रील्स वगैरह, हाँ, बच्चे की हाँ। शादी अनंत अंबानी की बेटे की, मुखिया अंबानी के बेटे की, अनंत अंबानी की। तो कहते हैं अमीर तरीन आदमी, लेकिन कहते हैं कि टाटा की जो इनकम है अगर ट्रस्ट में ना जाती तो वो इंडिया के अमीर तरीन आदमी होते हैं। उनका तो सारा पैसा ही ट्रस्ट में जा रहा है। अच्छा, इनके बारे में तो मैं घंटों बोल दूँ, इनकी इतनी बातें पता है, इतना कुछ पता है, मतलब कि 100 से ज़्यादा दुनिया में 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ में इनका बिजनेस है। यानी कि पहले कहाँ से कहाँ थे, इंडिया से बाहर गया ही नहीं थे। लेकिन इन्होंने जब चेयरमैनशिप संभाली थी 91 में, उसके बाद कहाँ से कहाँ टाटा को ले गए और आज टाटा दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी में शामिल है। और टाटा कहते हैं कि जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि यार मुझे इस मुल्क ने दिया, कहते हैं ना कि मेरे इस पाकिस्तान में मेरी कंपनी है, पाकिस्तान ने मुझे बहुत कुछ दिया। लेकिन कहते हैं कि वो शख्सियत है जिन्होंने इंडिया को बहुत कुछ दिया, यानी जिसकी वजह से इंडिया में बिजनेस आया, इंडिया में ग्रोथ हुई, इंडिया के लोगों को फ़ायदा हुआ, इंडिया में लोगों की रोज़गारियाँ ख़त्म हुई, बेरोज़गारियाँ ख़त्म हुई। तो कहते हैं कि ये वो शख्सियत हैं या टाटा वो ग्रुप है जिन्होंने इंडिया पे समझो बहुत कुछ किया हुआ है। अभी एयरलाइन इंडिया थी, हाँ, डूब रही थी, तो उसको भी इन्होंने परचेज़ किया। तो ये भी बड़ी न्यूज़ बनी थी, जबकि डेली बेसिस का करोड़ों रुपए का लॉस था, लेकिन उस लॉस वाली चीज़ को उन्होंने अपने ऊपर ले लिया, तो ताकि मैं इसको अच्छे से चलाऊँगा, मेरे मुल्क की चीज़ है। तो पैट्रियोटिक या कंट्री से मोहब्बत इनके लिए बहुत है। और एक दफ़ा मैंने ये भी सुना है कि पाकिस्तान की तरफ से भी गाड़ियों के लिए इनको ऑफ़र आई थी कि पुलिस के लिए कुछ गाड़ियाँ चाहिए हमें, तो टाटा हमें ग्रुप बना के दे गाड़ियाँ, तो इन्होंने मना कर दिया। उसका रीज़न क्या था, आपको क्या लगा? मतलब अपने कंट्री से मोहब्बत, उनका मेन मकसद ही अपने कंट्री से मोहब्बत। आपको टाटा के बारे में अगर और आउट ऑफ कंट्री से इनको ये ऑफर आती तो दे देते शायद। तो आ गया ना पाकिस्तान का नाम यहाँ। जैसे ये आप बताएं, आपको कैसा लगा, आप अपनी राय दें। मेरे पास तो देखें जी, जो एक हमारे यहाँ बड़ा मशहूर मुहावरा है, हिम्मत मर्दा मदद खुदा, और इनकी जो एक कॉन्फिडेंस था ना कि मैं ये कर लूँगा, और उन्होंने किया। डिफरेंट कंट्रीज़ में एजुकेशन भी ली, ट्रैवल भी किया, काम भी किया, और पेट्रियोटिक भी थे, अपने मुल्क से उनको मोहब्बत भी थी। लेकिन ये सारी जितनी प्योरिटी होती है ना, ये होती है आपका कॉन्फिडेंस। सही है। इन्होंने जो सोचा, इनको पता था मैं कर लूँगा। और हमारे तो दीन मज़हब में भी है ना कि आप अपनी कमाई का इतना हिस्सा जो है वो
गरीबों के लिए निकाल दो और सर्व कर लो, गरीबों की मदद करो। ज़कात हमारे यहाँ आपको पता है एक अहम फरीज़ा है रुकन इस्लाम में। तो इन्होंने वो सब कुछ इम्प्लीमेंट किया। अब ये 60% जो भी है बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। फिर इन्होंने अपने ही सारे ट्रस्ट बना दिए, फिर गरीबों की मदद, फिर रोज़गार देना, फिर हर किसी को एक पॉजिटिव मैसेज। मतलब मैं क्या कहूँ, मेरे पास तो अल्फाज की कमी है। एक इनकी कंपनी थी तो उसके एक चेयरमैन थे, तो अब उन्होंने कुछ लोगों से मुआहदे थे कि ये नहीं कर पाएंगे तो हम आपको इसका रिफ़ंड देंगे। बिल्कुल। तो इनकी एक कंपनी के चेयरमैन ने रिफ़ंड नहीं दिया लोगों को, नहीं दिया। तो बाकायदा उनके बारे में पता चला कि वो कंपनी का बेनिफिट सोच रहे थे। हाँ। तो लोगों को रिफ़ंड नहीं दिया, तो रतन टाटा ने उन्हें निकाल दिया, उस कंपनी से निकाल दिया कि बेशक वो कंपनी का तो बेनिफिट सोच रहे हैं लेकिन गलत तरीके से सोच रहे हैं। और एक मरतबा ये हुआ था कि कुछ मजदूर एहतजाज कर रहे थे, अपने हक के लिए लड़ रहे थे, तो बाकायदा रतन टाटा भी उनके साथ बैठ के एहतजाज किया उन्होंने। बहुत देखिए ये एक सिंपल सिटी जो होती है ना, एक सादगी जो होती है, ये भी बहुत मायने रखती है। घर बिल्कुल सिंपल है, आजिज़ी, मेरे रब को तो आजिज़ी पसंद है ना, गुरूर और तकब्बुर तो पसंद ही नहीं। उनका घर भी सिंपल है। और देखो वो एक डॉग बीमार थे तो अवार्ड को इन्होंने तर्क कर लिया। ये बहुत बड़ी बात है। ये चीज़ें देखें, गुरूर सीखने को है, गुरूर सिर्फ मेरे रब की ज़ात को, किसी को नहीं है। जहाँ इन्होंने आजिज़ी इख्तियार करी, ठीक है। और जो सब मिसिब होता है ना, जो आजिज़ इंसान होता है, उसकी तरक्की होती ही होती है, वो बहुत ऊपर जाता है। हम रतन टाटा की तो बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा एक हवाला दूंगी। हमारे इम्तियाज़ सुपर स्टोर के जो मालिक हैं, कोविड में तकरीबन सभी की जॉब्स चली गई थी, सभी को जॉब से बंद हो गया ना, सब कुछ बंद हो गया था। तो वाहिद ये इम्तियाज़ के मालिक हैं। अच्छा। इन्होंने कोविड में मज़ीद 3 सुपर स्टोर भी खोले और जितने भी बेरोज़गार लोग निकल चुके थे, इन्होंने उनको अपने पास रखा, उनको अपने पास नौकरियां दी, जॉब्स दी। अच्छा। मतलब हमारे मुल्क में भी छुपे हुए ऐसे लोग हैं, करते हैं। और उनके एक इंटरव्यू में मैंने ये चीज़ देखी, मैं बड़ी खुश हुई। वो कह रहे हैं इनके नसीब की मेरा कारोबार मतलब 40% कोविड में ऊपर गया है। देखिए जब सबसे पहले तो हम अगर किसी का भला सोचते हैं तो हमारा भला ऑटोमेटिक होता है। सबसे पहले तो हमें ये सोचना चाहिए। बिल्कुल। हम सोचते हैं कि शायद हमने बचा लिया तो ये हमारा प्रॉफिट है, ये हमारा बेनिफिट है, तो ये सबसे पहले। और दूसरी चीज़ ये कि जैसे मखलूक के लिए खर्च, जैसे आपने बताया ना कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, तो मैंने एक चीज़ नोट की कि हमारे मुल्क में इस तरह की डॉक्यूमेंट्रीज चैनल भी नहीं है। जैसे रिसर्च करके इन्होंने कितनी रिसर्च करके एडिटिंग आपने इनकी देखी, चीज़ें लाना, पिक्चर्स लाना, उनके बारे में रिसर्च करना, पेपर वर्क करना, फिर उस पर वीडियो बनाना। तो हमारे यहाँ जैसे अभी हम बैठे हुए तो हम यही करते हैं, बैठ के बातें कर लें, ये कर लें। तो इस तरह के जो बड़े बड़े अच्छे लोग हैं पाकिस्तान में भी, या बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, लाखानी हैं, और जैसे इम्तियाज़ का आपने बताया, और कई इदारे हैं, ईदी साहब की जैसे पूरी डॉक्यूमेंट्री है पूरी, ईदी साहब की पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि हमारे किसी ने इन पर पूरी एक डिटेल डॉक्यूमेंट्री है, कहाँ पैदा हुए हैं, कुछ होनी चाहिए ना, होनी चाहिए। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि एजुकेशनल चैनल हमारे यहाँ नहीं है, शदीद कमी है। जिस तरह इंडिया एक बहुत ज़्यादा एजुकेट होके और रिसर्च करके और सारी चीज़ों को हाईलाइट्स करता है, हमारे यहाँ बहुत कम है। हमारे यहाँ यूट्यूब को या इस तरह के प्लेटफॉर्म को इंटरटेनमेंट के तौर पे देखा जाता है। हाँ। खैर बहरहाल आप कमेंट करेंगे तो इनको दोबारा बुलाएंगे और ये आना चाहेंगे तो आएंगी मज़ीद वीडियो में। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।